नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC TG 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो व्याकरण के टॉपिक छंद को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग छंद के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि छंद क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, कौन सा पंक्ति कौन से छंद में होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप BPSC TG 4.0 के TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को देखिएगा और इससे संबंधित जो PYQ है, MCQ है उसको देखेंगे, यानी TRE 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न पूछा गया है उसको भी देखेंगे और संभावित प्रश्न को भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज का जो वीडियो है ये 68वां वीडियो है, लेक्चर 68वां है। इससे पहले 1 से 67 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट जो करवाया गया है 30 प्रीवियस सेट है, यानी कुल मिलाकर 40 सेट वहाँ पे है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टेट पेपर 1 पेपर 2 का भी वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 4.0 के लिए तो 249 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे भेज दीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा। स्टेट के लिए किसी भी पेपर का 199 रुपया आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। इधर से हम PDF भेजेंगे जिसको आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपका स्टेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं, अलग से पुस्तक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग तैयारी इसके माध्यम से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आप देख रहे हैं छंद। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग छंद को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले छंद को हम जानते हैं आखिर है क्या। तो देखिए, बता रहा है कि छंद शब्द जो है संस्कृत भाषा के चंद धातु में आसन से लगने से बना है। छंद धातु का शाब्दिक अर्थ है आह्लादित यानी प्रसन्न करना या खुश करना अथवा बंधन, अर्थात वर्ण, मात्रा, विराम, गति, लय एवं तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद को पिंगर भी कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि छंद क्या है। अब जो है छंद के अर्थ के बारे में जो विभिन्न विचार विद्वानों के जो मत हैं उसको देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, डॉक्टर जगदीश गुप्त हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण संगति का नाम ही छंद होता है। अज्ञेय के अनुसार है छंद का अर्थ केवल तुक या बधी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या से नहीं है। छंद का एक योजना का नाम है, अर्थात जहाँ भाषा की गति नियंत्रित हो वहाँ छंद होता है। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है, अर्थात छंदों के सभी चरणों में वर्णों या क्रमों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीका से जो है इसको बताया है, यानी कि अब समझ में आ गया कि जो मात्रा होती है, गति होती है,
वर्ण के जो क्रम होते हैं ये सारे छंद में आते हैं। अब देखिए छंद के अंग हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, छंद के कितने अंग हैं? तो 7 अंग माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है चरण या पाद या पद, दूसरा है वर्ण या मात्रा, तीसरा है संख्या या क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति या लय, छठा है विराम या यति, सातवां है तुक। अब जो है इसके बारे में बारी बारी से समझेंगे कि चरण क्या है, तुक क्या है, वर्ण क्या है। तो सबसे पहले चरण या पद को देखते हैं। तो प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है, इसको यदि पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जो समानतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। अधिकतर छंदों में एक चरण एक पंक्ति में लिखा जाता है, किंतु कुछ छंदों में 2-2 चरण मिलाकर एक पंक्ति लिखे जाते हैं, जैसे दोहा, चौथा आदि। 2 चरणों से मिली हुई एक पंक्ति को दर कहते हैं। अतः किन्हीं छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पय, कुंडलियाँ या आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और समचरण। यानी विषम चरण और समचरण क्या है, इसको स्पष्ट कर देते हैं। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। तो ये तो चरण था। अब आता है वर्ण या गति, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर हो अथवा दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर हो, उसे ही माना जाता है। अर्थात एक स्वर वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। मात्रा क्या है? वर्णों के उच्चारण कार्य को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कार्य कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी वर्ण की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। अब देखिए मात्राओं के आधार पर स्वर के जो हैं 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको गुरु भी कहा जाता है, ह्रस्व को लघु भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ये चारों जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, वो दीर्घ स्वर है। हिंदी में 8 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अब देखिए यहाँ आया है जो लघु एवं गुरु वर्ण का परिचय। तो मात्राओं तथा वर्णों की गणना तथा वर्ण क्रम समझने के लिए लघु एवं गुरु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं लघु, यानी ह्रस्व स्वर को लघु यानी 1 मात्रा, गुरु को यानी 2 मात्रा, दीर्घ स्वर को कहा जाता है। दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है, ये आप जान दीजिए। अब देखिए दोनों का परिचय। लघु वर्ण के लिए इस तरीका का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और गुरु वर्ण के लिए ये जो 5 के जैसा चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क 1 वर्ण है, 1 मात्रा है, था में 2 मात्रा है, तो इसका व में 1 मात्रा है, मा में 2 मात्रा है, न में 1 मात्रा है। इस तरीका से देखिए आप चिन्हित इसको कर सकते हैं। अब है संख्या या क्रम। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान पर निर्धारित को क्रम कहते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इसमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित रहता है। वर्णों का क्रम को गणों द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए गण क्या है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीनों वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है, अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। अब देखिए यहाँ पूछेगा कितने वर्णों का एक गण होता है, तो 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पहला है यगन, दूसरा है मगन, तीसरा है तगन, चौथा है रगन, 5वां है जगन, 6ठा है भगन, 7वां है नगन, 8वां है सगन। इन गणों को याद करने के लिए एक सूत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उसको आप देख सकते हैं। ये सूत्र है या माता राजभानस रगा, या माता राजभानस रगा। इस सूत्रों को जैसे आप देखते हैं, गण का नाम है यगन, इसका संकेत देखिए, यानी या माता, तो या में 1
एक मात्रा है, मा में 2 है और ता में 2 है, जिसको आप यहाँ से इंगित कर सकते हैं। मगन रहेगा तो तीनों में जो है गुरु मात्रा है। तगन में 2 गुरु, एक जो है रघु मात्रा है। रगन में 1 गुरु, 1 रघु और 1 गुरु है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जगन में 1 रघु, 1 गुरु, 1 रघु। भगन में जो है 1 गुरु, 2 रघु है। नगन में तीनों रघु है। सगन में जो है 2 रघु, 1 गुरु है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं शब्द देखिए यहाँ बना हुआ है, यहाँ सूत्र के अनुसार से सजाया हुआ है। या माता राजभानस, इसको आप अच्छे से देखिएगा तो देखिए पहले जो है आएगा या माता 3 दीजिए, फिर मातारा, फिर जो है ताराज है, फिर है जाभान। इस तरीका से आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गति या लय क्या है, इसको देखते हैं, समझते हैं। छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होता है। यह गति या प्रवाह को हम तात्पर्य लयपूर्ण प्रवाह से है, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, अर्थात कविता के पढ़ने के प्रवाह को ही गति कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसे गति कहा जाता है। कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो कितना लय में पढ़ रहे हैं वही गति है। आगे है यति यानी विराम, ये जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुककर विश्राम किया जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप खुद देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। नीचे जो दिए जाएंगे PYQ जो टिरी 1 से 3 तक पूछा गया है उसके प्रश्नों को देखिएगा तो पता चलेगा। तो छंद जो है थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसको आप किताब में भी देखिए। अगर पुस्तक नहीं दिए हैं तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का पुस्तक रख दीजिए, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टैग किया हुआ, वहाँ से ले सकते हैं नहीं दिए तो, या कोई प्रकाशन का पुस्तक है उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण होना अनिवार्य है। अब देखिए दूसरे शब्दों में गए यति को समझ सकते हैं। किसी क्षण में विराम या रुकने के स्थल को ही यति या विराम कहते हैं, अर्थात चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुक जाता है वहाँ यानी अल्प विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह हो लगाया जाता है, वही क्या है, यति है। अब देखिए तुक है, तो किसी चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। तुक को छंद का प्राण माना जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, तुकांत छंद और अतुकांत छंद। जिन छंदों के अंत में तुक हो उसे तुकांत, जिसमें नहीं हो अतुकांत छंद कहा जाता है। अब देखिए छंद के भेद हैं, तो सामान्यतः सब जगह छंद के 2 ही भेद माने जाते थे, क्योंकि पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो जो है 2 ही के आधार पर चलती थी। लेकिन अब ये जो है आधुनिक कविताओं में एक तीसरा जो है आ गया है, मुक्तक छंद, तो इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो छंद के मुख्यतः 3 भेद अब माने जाते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। तो बारी बारी से सभी छंदों के जो प्रकार हैं उसके जो रूप हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 40 मिनट तक जा सकता है, 35-40 मिनट तक। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। और कोई भी क्लास होता है 4-5 बार देखिए, प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बनाइए, क्योंकि आप अभ्यास में रहिएगा तो चीज़ें आसान होती रहेगी। हमारा क्लास नहीं भी जाता है फिर भी 1-2 वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रश्न में रहता नहीं, इसी से अंदर से उठा कर पूछा जाता है। तो आप रिवीजन में रहिएगा तो अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो हम जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो 10 से 12 दिन में आपका स्टेट का सभी क्लास और प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मात्रिक छंद को देखते हैं। तो मात्रिक छंद को लिखा जा रहा है कि मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु या गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। तो ये जो है मात्रिक छंद है। अब देखिए मात्रिक छंद में सबसे पहले चौपाई आता है। तो चौपाई क्या है इसको देखते हैं, समझते हैं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगन
एवं तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम दो वर्ण गुरु या रघु नहीं होने चाहिए। यानी अंतिम जो वर्ण है गुरु और रघु नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तहत, जब ते राम बियाही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख भारी। तो ये जो है आप देख सकते हैं चौपाई छंद में लिखा हुआ है। अब आपको पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 16 मात्राएं होती है, ये आपको पता होनी चाहिए और ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो है दोहा छंद। तो दोहा छंद को देखते हैं। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होती है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों के अंत में जगन नहीं होने चाहिए तथा दूसरे और चौथे चरणों के अंत में रघु होना चाहिए। अतः इसके सम चरणों में तुक भी होना चाहिए, जैसे मेरी भव बाधा हरव, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तो ये देखिए दोहा छंद में लिखा गया है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो सोरठा छंद है, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये जो है जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो खुद समझ में आएगा। तो सोरठा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती है। यानी दोहा छंद के ठीक जो है उल्टा सोरठा छंद होता है, ये भी ध्यान में रखना। देखिए यहाँ दिया हुआ यह दोहे छंद का उल्टा होता है, आप देख सकते हैं। यदि इसके चरण में रघु होने, विषम चरण के अंत में रघु होने चाहिए तथा सम चरण के अंत में आरंभ में जगन नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ है, कुंद इंद समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दिन पर ने, करहु कृपा मर्दन मयन। अब देखिए इसमें जो है दोनों, यानी कि पहला को तीसरा से और दूसरा को चौथा से जो है तुकबंद किया गया है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसे जो है तुकबंद किया गया है, कितना मात्रा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रोरा छंद है, तो ये एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 जो मात्रा है उस पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। इसके 2-2 चरणों में तुक भी आवश्यक है, जैसे नित नव रीरा ररित, ठानी गोरोक अजीर में, रमत राधिका संग, रास रस रंग रुचिर में। अब देखिए इसको आप देखिएगा तो 24 मात्राएं यहाँ आया हुआ, मात्रा गिन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा हो, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 और यहाँ देखिए 9 और 6 15 15 और 5 20 20 और 2 22। तो यहाँ देखिए आप मात्रा खुद से कैसे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है कुंडलिया छंद है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुंडलिया छंद को हम अभी देखने वाले हैं। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें एक दोहा और रोरा जोड़कर कुंडलिया छंद बनाया जाता है। दोहे का चौथा चरण रोरा के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोरा के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैध अपने तपय रसोई, कह गिरधर कबीराय जुगत यह चरियाइए, इस 13 को तरह दिए बने आवे साय। यहाँ देखिए कुंडलिया छंद में है, तो इसको आप जैसे परिभाषा में दिया गया है, पहला जो पद है साई उसी से अंत हो रहा है और यज्ञ करावनहार जो है उसी से जो है
पंक्ति जुट रहा है। तो इस प्रकार गिनिएगा तो इसमें देखिए 24 मात्राएं हैं, आप गिन करके देख सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो हरि गीतिका है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था TRE 1 से 3 में। हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा चरण के अंत में रघु गुरु का प्रयोग होता है। जैसे कहते हुए युयोतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो पता चल रहा है ये हरि गीतिका है, 28 मात्रा है और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति है, यानी 16 और 12 मात्रा पे यति आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है बरबय। तो बरबय एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे विषम चरण में 12-12 मात्राएं तथा जो दूसरे और चौथे सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगन या तगन के होने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, चंपक हरबा अंग मेरी अधिक सुहाय, जानी परय सिया हृदय जब कुंभिराय। तो ये जो है बरबय छंद है। आगे है गीतिका छंद। गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितने जो है मात्राओं पर यति आती है, प्रत्येक चरण में कितने मात्राओं पर यति आती है, तो ये आपको बताना होगा। तो पहले 14 और दूसरी 12 मात्रा पे यति आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक का पूछा जाता है, उदाहरण से आप देख सकते हैं। विशेष जो है PDF आप रखिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं व्याकरण का एक जो है ऑथेंटिक पुस्तक बनवा दिया जाए। आप लोगों को प्रिंट कराने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो पुस्तक रहेगा, आप बहुत आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। अगला है छप्पय। तो इतना छंद है कि विस्तार से बताते चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो परिभाषा को देखते जाएंगे। बाकी एग्जाम पर आप खुद देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोरा और उरारा को जोड़कर बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रोरा और उरारा छंद को जोड़कर कौन सा जो है छंद बनाया जाता है, तो छप्पय छंद बनाया जाता है। इसके पहले चरण रोरा के तथा अंतिम 2 चरण उरारा के होते हैं। पहले चरणों में 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26 मात्राएं होती है, ये आप देख सकते हैं। या 26 या 28 मात्राएं भी हो सकती है, यानी 26 या 28 कुछ भी रह सकता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है उरारा। उरारा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यति चरण के अंत में होती है। चरण के अंत में रघु गुरु आवश्यक है, यहाँ आप देख सकते हैं। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबकी रक्षा है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, यहाँ आप देख सकते हैं। आगे है वीर या आधा छंद। ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है तथा 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में गुरु रघु का प्रयोग होता है। इसे आधा या मात्रिक सवैया छंद भी कहते हैं। इसे आधा या मात्रिक सवैया छंद भी कहते हैं। आगे है ताटक छंद। ताटक एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती है और 16-14 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में रघु गुरु होना आवश्यक है। आगे है, इसके आगे जो देख रहे हैं वो रावणी छंद हो जाएगा। तो रावणी जो है एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होती है तथा चरण के अंत में गुरु का प्रयोग होता है। अब जो आगे बढ़िएगा तो वर्णिक छंद है। इसको आप देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेट पेपर 1 में वर्णिक छंद से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वर्णिक छंद जो है
वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं, वर्णवृत्त कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। पहला है कवित छंद या मनहर, कवित या मनहर छंद। तो मनहर अथवा कवित एक जो छंद है एक वार्णिक दंडवृत्त है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है तथा 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। चरण के अंत में एक गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। इस छंद को निम्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवधनाक्षरी छंद, घनाक्षरी छंद, मनहरन छंद, दंडक छंद, अरूप घनाक्षरी छंद। तो ये 5 नामों से भी जाना जाता है। आगे है सवैया छंद। सवैया एक वर्णिक समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इस छंद में कोई एक गण ही अनेक बार आता है। सवैया के अनेक प्रकार होते हैं। दूसरे शब्दों में 22 से 26 वर्णों तक के वर्ण वृत्तों को सवैया छंद कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। बिना विचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा, पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। 2 पंक्ति आप देख सकते हैं, दोनों जो है सवैया छंद में है। सवैया छंद के जो प्रमुख भेद हैं वो है मत गैंध, सुंदरी, सुमुखी, दुर्मिर, मदरा, सवैया छंद। तो ये इसके भेद हैं। आगे है इंद्र वज्रा। यहाँ से प्रश्न पिछले बार ज़्यादा पूछा गया था 3.0 में। तो इंद्र वज्रा एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या 11 होती है। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 जो है गुरु होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जागो उठो भारत देशवासी, आरस से छोड़ना बनो विरासी, ऊंचे उठो दिव्य कार्य दिखाओ, संसार में पूज्य पुना कराओ। तो ये इंद्र वज्रा है। आगे है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा एक जो है वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या 11 होती है। और इसके जो गणों का क्रम है तो 1 जगन, 1 तगन, 1 जगन और अंत में 2 गुरु होता है। यानी ये जो गणों की संख्या है इसको आप देखिएगा तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 4 9 हो गया, 9 और 4 जो है तो आप देख सकते हैं जैसे जो गण आया है अंत में 2 गुरु है। और ये जो है वार्णिक छंद है। तो इसको वर्ण को आप गिनिएगा तो ये 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 4 2 6 1 7 7 4 11। तो ये वार्णिक छंद है। 11 जो है होते हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे है द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित एक वार्णिक समछंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिसमें एक जो है नगन, 2 भगन और अंत में 1 रगन होता है। तो इस प्रकार से आप देखते चले जा रहे हैं कि कैसे कैसे जो है कौन से छंद के क्या रूप हैं। जो प्रश्न में पूछा जाएगा तो इसको जब तक 4-5 बार देखिएगा नहीं, अच्छे से किताब में पढ़िएगा नहीं, तब तक ये नहीं होगा। इसको आप सोचिएगा कि 4-5 बार वीडियो देखिए, ध्यान में नहीं रहेगा। जब तक इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये असंभव है, क्योंकि छंद को समझना इतना आसान नहीं होता है। मंदाक्रांता एक वार्णिक छंद है। इसके जो है प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 10 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसके जो गणों की क्रम है वो 2 भगन, 1 नगन, 2 तगन और अंत में 2 गुरु होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे जो है मारने है। तो मारने भी एक वर्णिक छंद है। इसके भी प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 7-8 पर यति होती है, जिसमें 2 नगन, 1 भगन और अंत में 2 यगन होते हैं। तो ये जो आपका क्रम है ये याद रखना जरूरी है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता था, जिसको मैंने बताया है। अब है मुक्तक छंद। तो जिन छंदों में वर्ण और मात्राओं की गणना ना हो और ना ही प्रत्येक चरण में वर्णों का मात्रा या क्रम समान हो, ना ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जिन छंदों में वर्ण और मात्रा का कोई बंधन ना हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद का सर्वप्रथम हिंदी में प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, जो आप आगे नीचे देख रहे हैं, जिसमें देखिए आप
हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज जो छंद लिखे जा रहे हैं वे मुक्तक छंद है। इसके प्रणेता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। मुक्तक छंद की विशेषता है इसके प्रत्येक छंद आप अपने आप में जो है स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन या संबंध नहीं है। यह जो है छंद नियमबद्ध नहीं होते हैं। ये जो है राय या राग के से जो है बदलते रहते हैं। इसमें भाव विधान जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है छंद का जो था महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष बताया। और जो चीज़ें छूट गई है उसको हम लोग जब प्रैक्टिस सेट नोटिफिकेशन आएगा उसमें कर देंगे। अब जो हम लोग वैकल्पिक जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर से जो 15 प्रश्न पूछे गए हैं वो PYQ है। ऊपर से जो 15 है प्रश्न वो PYQ है और अंत में जो 10 प्रश्न है वो MCQ है। तो कुल मिलाकर 25 प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे जिसका आपको जवाब देना है और आंसर बताते हुए चलना है। तो देखिए छंद के कितने प्रमुख भेद हैं ये आपको बताना है। तो छंद के जो प्रमुख भेद होते हैं वो प्रमुख भेद अगर बात करेगा तो हो जाएगा 2 भेद, लेकिन आज का जो अधिकतम कितने भेद हैं तो 3 भेद होते हैं। तो प्रमुख जो है BPSC माना है 2 को, तो हम लोग 2 ही मान करके चलेंगे। छंद के प्रमुख जो है 2 भेद होते हैं। प्रमुख सब नहीं रहता तो 3 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ दिया है छंद के कितने प्रमुख भेद होते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। आगे है रघु और गुरु किसके अंग हैं। तो ऊपर चर्चा किया जा चुका है। रघु और गुरु जो है छंद के अंग होते हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर होगा। तो इसी तरीक़ा से देखिए प्रश्न पूछा गया था BPSC में जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो 5 विकल्प BPSC में होते हैं और ए स्टेट में 4 विकल्प होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट का PGT TGT आदि का तैयारी कर रहे हैं, अगर छंद टॉपिक में वहाँ लगा हुआ है तो उसके लिए ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घुमाया जाता है प्रश्नों को जो पूछा हुआ है। तो इसे आप लोग देखिएगा। आगे जो है तीसरा प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमरिनी कुल प्रभा बल्लभ की प्रभा। अब देखिए लिखा गया है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। यहाँ कौन सा छंद है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए मात्रा के आधार पे जो है किया जाए तो द्रुत विलंबित इसमें हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अस कही फिर चितही तेहि मोरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है। तो देखिए इसमें छंद की जो योजना है वो चौपाई छंद में है। आप देख सकते हैं सभी में जो है 16 मात्रा है, तो विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। तो 11-13 पर जब यति का बात आएगा और 24 मात्रा का बात करेगा तो जोड़ा छंद हो जाएगा। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं। तो छंद गणना में जो मात्रा होते हैं उसके 2 भेद होते हैं, रघु और गुरु। ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। तो कुंडलिया छंद जो बना हुआ है वो कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है। तो दोहा और रोरा छंद मिलकर के बना है, यानी विकल्प जो है ग सही हो जाएगा, यानी दोहा और रोरा छंद मिलकर के बना है। अब देखिए विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन सा है। तो दोहा छंद के ठीक जो विपरीत छंद है वो सोरठा हो जाएगा, यानी विकल्प जो है क सही हो जाएगा। दोहा के ठीक विपरीत जो है सोरठा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्णिक छंद है। अब देखिए वर्णिक छंद आपको बताना है कौन सा है। तो वाल्मीकि जो छंद है वो दोहा भी होगा और रोरा भी होगा, ये आप देख सकते हैं। तो जो विकल्प है घ सही हो जाएगा, यानी घ जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छंद को बढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो ठहराव होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है यति, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। छंद की परिभाषा स्वरूप क्या है।
तो छंद का जो परिभाषा है, कविता में वर्णों की योजना छंद है, बिल्कुल सही है। कविता में मात्रा की योजना छंद है, ये भी सही है। कविता में मति की जगह गति की योजना जो है छंद है, तो तीनों सही है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से पाँचवा और चौथा विकल्प जो है आपको फंसाता है, इससे आपको बचना है। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो दोहा छंद में जो मात्रा विधान है वो 13 और इसमें जो है 13 और 11 का जो है चलता है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रवज्रा छंद की परिभाषा क्या है? तो इंद्रवज्रा जो छंद है उसका परिभाषा कहता है 11 वर्णों की योजना में तगन, तगन, जगन और 2 गुरु होते हैं, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वक पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इसमें किस छंद की योजना है? इसमें जो है किस छंद की योजना है आपको बताना है। तो इसमें जो छंद आया है उपेंद्र वज्रा छंद आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब इसका क्या परिभाषा है आप जाकर के टॉपिक में देख सकते हैं। बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे सदा स्वदेश का। ये जो पंक्ति है इसमें किस द्वंद्व की योजना है आपको बताना है। इसमें किस द्वंद्व की योजना है, यानी कौन से छंद की योजना है आपको बताना है। तो इसमें जो है वंश अस्थ जो है की योजना है। अब देखिए ये पढ़ाया नहीं गया है, ये जो है नया क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो है हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस पे जो है चर्चा कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो कौन वर्णिक छंद नहीं है आपको पता होगा, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो वर्णिक छंद का जब बात करेगा तो कवित, सवैया ये सब जो है वर्णिक छंद है, तो विकल्प जो है इसका अंगड़ा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद कौन है आपको बताना है। तो मात्रिक छंद का बात करेगा दोहा, सोरठा, चौपाई सभी मात्रिक छंद है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। किस छंद के प्रथम चरण में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है? तो 13 और 11 का जो मात्रा होगा वो हो जाएगा दोहा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। यति, मात्रा, चरण आदि का संबंध किससे है? यदि, मात्रा, चरण आदि का संबंध किससे है? तो ये जो है छंद से है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जगन में रघु और गुरु का क्रम क्या है? जगन में रघु और गुरु का क्रम क्या है? तो रघु और गुरु का क्रम ये रहेगा, पहले रघु उसके बाद गुरु उसके बाद रघु। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 18 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में रघु गुरु किस छंद में होता है? तो ये जो होता है वो हरि गीतिका में होता है, यानी विकल्प ग सही होगा। मुख्यतः छंद के कितने अंग होते हैं? तो मुख्यतः जो छंद के अंग होते हैं वो 7 अंग होते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चंचल शब्द में चंद वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो चंद वर्ण जो है उसमें कौन सी मात्रा होगी आपको बताना है। तो इसमें जो है गुरु की मात्रा होगी, यानी विकल्प जो है क सही हो जाएगा। कौन मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है तथा 11-13 मात्राओं पर यति रहती है और अंत में 2 गुरु या रघु पढ़ते हैं? तो ये जो होता है वो अजोरा में होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कवित जो वर्णिक छंद है उसमें 31 वर्ण होते हैं, यानी विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से मैंने आप लोगों को छंद बताया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको जो है कोई व्याकरण के बुक लेकर के खुद से अच्छे देखना होगा, या PDF आपको दिया गया है उसको अच्छे से देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत जटिल टॉपिक है। छंद को पढ़ना इतना आसान नहीं है, और इसको जो बनाइएगा तो जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बार हो सके इसको देखिए, PDF है उससे देखिए, व्याकरण की पुस्तक है उससे देखिए, और प्रैक्टिस सेट को बनाइए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ जो भी आंसर बताया गया है BPSC ने जो माना है उसी के तहत बताया गया है, तो आप उसी के अनुसार उसको टिक कीजिएगा। तो आज के लिए
हम छंद को लेकर उपस्थित हुए थे। तो आप लोग इसमें 25 में कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर BPSC TD 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे जो नंबर है 72 61 81 53 07, 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे 249 रुपया 4.0 के लिए और 199 रुपया स्टेट किसी भी पेपर के लिए। साथ ही जो क्वालिफाई पेपर है 22 नंबर का उसका भी अलग से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं, अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी जंक्शन चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। कुछ जो है समय का अभाव है, अब रेगुलर क्लास कोशिश कर रहे हैं कि होता रहेगा और आने वाले दिनों में और बेहतर की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।